हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। माय नेम इज जीवेश और स्वागत है आप सभी का निम्बस आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एंड एज यू नो वी आर डूइंग सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम 2015 टू 2025 फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। एज यू नो 24 तारीख को जो है वो होना है। कीपिंग दिस इन माइंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, आपको प्रैक्टिस मिल जाती है, उसके अलावा जो है एक फेयर आइडिया ऑफ क्वेश्चन, हाउ द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड और कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं। तो इसलिए हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। And before starting, I would like to tell you about this test series for UPSC prelims that has total 35 number of tests, out of which 20 are sectional and 15 are full length tests, including 5 tests for CSAT and 10 tests for the GS, right? So you can avail it by contacting us through any other means. And here is your question number first. तो देखिए एक बार इनको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो है क्या क्या क्वेश्चन जो है आए हैं। तो 2025 का रिसेंट अभी का क्वेश्चन है, ये देखिए। एंड द टॉपिक इज अर्ली फेज ऑफ गांधीयन फ्रीडम स्ट्रगल। 1917 से 1925 के बीच का जो पीरियड है, तो उससे आपको 2025 में क्वेश्चन आया था नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम जो है महात्मा गांधी का, उसके बारे में कि इट इन्वॉल्व्स बाइकआउट ऑफ लॉ कोड्स एंड फॉरेन क्लोथ्स। तो बिल्कुल बाइकआउट्स की यहाँ पे बात थी। अदर देन दिस ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस की यहाँ पे बात करी गई थी। बिल्कुल कोई भी वायलेंस किसी भी तरह का जो है महात्मा गांधी ने अवॉइड किया था एंड यही जो है कॉल भी करा था। रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक, नहीं, महात्मा गांधी हिमसेल्फ बेसिकली जो है उन्होंने अपना टाइटल रिटेन नहीं करा था जो बोरवार के टाइम उनको मिले थे, या जो बेसिकली 1915 में उनको टाइटल दिया गया था। तो सारे टाइटल्स को उन्होंने, द टाइटल्स वर अबॉलिश्ड, बेसिकली दे गेव अप द टाइटल्स। तो तीसरा गलत है, रिटेन नहीं करा था। एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग द डिस्प्यूट्स, बिल्कुल सही, ये सही बात है। ठीक है, 1920 में बेसिकली जो जुडिशियल सिस्टम था उसका भी जब बायकॉट हो जाता है, तो न्याय पंचायत इस तरह से बनाई जाती हैं ताकि जो है जो जस्टिस है वो चलता रहे। तो पंचायत को डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड जस्टिस नॉट थ्रू द ब्रिटिश कोर्ट, ये सिस्टम जो है वो शुरू किया गया था। तो ये 2025 का क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखें एक ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है और 3 स्टेटमेंट्स इसकी सही हैं। सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओनली 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको अगेन 2025 का ही क्वेश्चन है ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अगेन नॉन कोऑपरेशन से एक और क्वेश्चन जो है 2025 में 2 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। पहली स्टेटमेंट है, कांग्रेस डिक्लेयर्ड अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑन लेजिटिमेट एंड पीसफुल मींस टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव। स्वराज, जी हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, स्वराज जो है बेसिकली जो होम रूल मूवमेंट होती है, ठीक है, उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज है ये काफी ज्यादा स्ट्रेंथेंड हो जाता है। और कांग्रेस का भी नॉन कॉपरेशन के समय पे अल्टीमेट गोल क्या था, अटेनमेंट ऑफ स्वराज। एंड विद इन 1 ईयर जो है महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया था कि 1 साल के अंदर हम अचीव कर लेंगे अगर जिन प्रिंसिपल्स पे हम चल रहे हैं उन पे चलते रहे। एक चीज ये है। दूसरा, इट वाज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage only if Swaraj did not come within a year of the government restored to repression। यही जो बात मैंने अभी करी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में जो है इसमें क्या था, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस वाज आल्सो इंक्लूडेड। अगर स्वराज 1 साल में जो है वो नहीं दिया जाता है, तो दूसरी स्टेटमेंट भी जो है वो बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है, बोथ 1 and 2, दैट वुड बी द राइट आंसर, राइट। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपको यहां से पूछा गया था, इट इज हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन आफ्टरमैथ ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। तो अगेन इसको देखो तो नॉन कॉपरेशन से ही क्वेश्चन है। ये सेम टॉपिक है 2025 में 3 क्वेश्चन जो है एक ही जगह से, कहां से, नॉन कॉपरेशन से पूछ लिए गए हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बेसिकली ये जो कॉल ऑफ किया गया, ये किया गया किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। फरवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट होता है जो आप लोगों को पता है। तो द एक्ट ऑफ वायलेंस वाज कमिटेड बाय द सत्याग्रहीज देयर, जिसकी वजह से महात्मा गांधी स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस को ऑब्जर्व करने की उन्होंने बात करी थी, पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा। तो वो जो है यहाँ पे जो है क्या हो जाता है, वायलेंस का एक्ट जो है देखने को मिलता है। तो इसके बाद जो है पुलिस स्टेशन को कुछ लोग जला देते हैं। तो जो बेसिकली द पीपल हु आर कन्विक्टेड ऑफ द वायलेंस, उनको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। तो उनको सिविल डिफेंस जो है वो किसने प्रोवाइड करवाया था, किसने उनका केस लड़ा था, ये क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत। ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब ये भी क्वेश्चन 2022 का है, ठीक है। 2022 के यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शंस ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में और रिजर्व्ड सब्जेक्ट में अलग अलग कर दिया गया हमको। बिल्कुल इसको क्या बोला गया, द सिस्टम ऑफ डायरेक्टरी।
सिस्टम ऑफ डायरकी, जिसमें प्रोविंसेस में रिजर्व सब्जेक्ट कर दिए गए, कुछ ट्रांसफर सब्जेक्ट कर दिए गए। आपको पूछा गया है इनमें से कौन से रिजर्व सब्जेक्ट थे। तो रिजर्व सब्जेक्ट आपको पता है, रिजर्व सब्जेक्ट क्या है? रिजर्व सब्जेक्ट हैं जिनको गवर्नर जो होगा प्रोविंस में और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी गवर्नर की, वो जिन सब्जेक्ट्स पे क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। कुछ यहाँ पे ट्रांसफर सब्जेक्ट थे जो इंडियन मिनिस्टर्स थे प्रोविंसेस के, वो उनको एडमिनिस्टर करेंगे। बेसिकली इंडियंस के पास जो सब्जेक्ट थे वो ट्रांसफर्ड, जो रिजर्व थे रिजर्व विद द ब्रिटिश। बिकॉज डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था, तो इस वजह से इस तरह का जो है ये सिस्टम ऑफ ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट वाज ऑप्टेड आउट। तो इसमें अगर हम देखें तो एक जो दूसरी स्टेटमेंट को हम देखेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये जो है रिजर्व सब्जेक्ट का पार्ट नहीं था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये इंडियन मिनिस्टर्स जो है एडमिनिस्टर करते थे प्रोविंसेस में। तो सेकंड ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके देखो पहले। तो ऑप्शन नंबर डी चला गया, ऑप्शन नंबर बी चला गया, ऑप्शन नंबर ए चला गया। दिस इज द राइट आंसर। तो इतना आसान है ये। देखिए एलिमिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है यूपीएससी जैसे पेपर में, जहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है सब कुछ आपको पता ही हो। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लीगल जस्टिस जो है वो ब्रिटिशर्स के पास था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वो नहीं था। लैंड रेवेन्यू, ये बिल्कुल फाइनेंस एंड लैंड रेवेन्यू ये सारा ब्रिटिशर्स के पास था। एंड पुलिस या लॉ एंड ऑर्डर जो था ये भी ब्रिटिशर्स के पास था। ये तीनों क्या थे? रिजर्व सब्जेक्ट थे। ठीक है, पुलिसिंग, लैंड रेवेन्यू, जस्टिस। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर फिर एक ही जो हमारे पास आफ्टर एलिमिनेशन बचता है वो बचता है 1, 3 एंड 4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो इन केस अगर आपको डायरेक्टली नहीं भी पता होता है आंसर, तो यू कैन यूज एलिमिनेशन टेक्निक एज वेल। एलिमिनेशन से आराम से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है यूपीएससी का, ये सेम टॉपिक से, राइट। तो इसमें भी अगर हम देखेंगे तो 1919 के एक्ट की बात करी गई है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 recommended granting voting rights to all women above the age of 21। अब यहाँ पे देखिए यूपीएससी बहुत बार आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स पे बात करता है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें क्या बोला गया है, ऑल बोला गया है, ओनली बोला गया है, नन बोला गया है। ठीक है, तो इस तरह के स्टेटमेंट्स में मोर चांसेस आर लाइकली टू बी स्टेटमेंट का क्या है, गलत होना है। बट इट इज नॉट यूनिवर्सल कि गलत ही होगी अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट में कहीं ऑल लगा है या कुछ ऐसा लगा है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वो गलत होती है। तो उसको हमेशा ध्यान से पढ़े। जैसे इस स्टेटमेंट में गड़बड़ क्या है देखो, अगर इस स्टेटमेंट को हम देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है ऑल वुमेन अबव 21। अब 1919 में एक बात हिसाब लगाओ, ऑल का मतलब है यूनिवर्सल सफरेज। ठीक है, तो यूनिवर्सल सफरेज कहाँ था 1919 में? 1919 में तो जो है एक बड़ा स्पेसिफिक क्राइटेरिया था, प्रॉपर्टी, एजुकेशन और 2-3 और चीजें थी। उनके बेसिस पे जो है कुछ लोगों को सिर्फ जो है वोटिंग राइट थे अबव 21, जिनमें कुछ वुमेन भी थी, राइट। तो ऑल वुमेन वाली जो बात है ये यहाँ पे गलत हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज है। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 तो है कि पहली स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत हो जाती है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ऑल वुमेन बोला हुआ है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गेव रिजर्वेशन टू वुमेन सीट इन लेजिस्लेचर। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे वुमेन को रिजर्वेशन 1935 का जो एक्ट था उसमें बहुत सारा प्रोविजंस जो है वो चेंज करे गए थे। जैसे उससे पहले डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनकी रिजर्व सीट बढ़ा दी गई थी, वुमेन को रिजर्व सीट्स दी गई थी, है ना। और इससे जो है जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या पता चलती है हमें कि सही है, बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट है। तो सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट सही है एंड यू आर बीइंग आस्क्ड अबाउट व्हिच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट कौन सी होगी? सिर्फ बी, इट इज टू ओनली। तो टू ओनली विल बी द राइट आंसर। अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड, चलिए ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, सेम टॉपिक से 2018 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह 1918 में जब होता है, ठीक है, तो 4 चीजें इसके बारे में लिखी हुई हैं। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में देखिए, एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर्स, स्टूडेंट्स, वुमेन इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, इन द नेशनल मूवमेंट। तो चंपारण में लॉयर्स, स्टूडेंट्स एंड वुमेन पार्टिसिपेशन का कोई इस तरह का कोई कंसर्न नहीं था। ठीक है, चंपारण में जो है, चंपारण जिला था बिहार में, जहाँ पे जो है कुछ जो कल्टीवेशन ऑफ बेसिकली जो इंडिगो था, या कल्टीवेशन ऑफ जो कल्टीवेट कर रहे थे फार्मर्स, उनकी जो है, जो वहाँ की अथॉरिटीज थी उनके साथ जो है रेवेन्यू सेटलमेंट को लेके भी कुछ इश्यूज थे। तो इससे जो है इट वाज अ सिनेरियो ऑफ अ विलेज। तो यहाँ से लॉयर्स और स्टूडेंट्स निकल के आए जिन्होंने नेशनल मूवमेंट में उन्होंने कंट्रीब्यूट करा। पूरी तरह से स्टेटमेंट ये सही नहीं दिखती है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया,
इंडिया इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज वाली भी कोई इस तरह की कोई बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तीसरा है कि ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और यही इसका आंसर भी बनता है। देखो अब ये मैंने पहले बताया कि ये क्या था, पीजेंट अनरेस्ट था, एक क्या था, ये एक पीजेंट अनरेस्ट था, लेकिन इसको जो है क्या मिलता है, नेशनल रिकॉग्निशन मिलती है जब महात्मा गांधी इसको लीड करते हैं। और ये पहला आंदोलन था महात्मा गांधी का जो उन्होंने साउथ अफ्रीका से आने के बाद भारत में लीड किया था। तो इसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो कि यहीं के नेटिव थे, चंपारण से ही थे, उनके इनविटेशन पे महात्मा गांधी इसको ज्वाइन करते हैं। और जैसे ही ज्वाइन करते हैं, जो पीजेंट अनरेस्ट है ये जो है यहाँ पे जो सीड्स ऑफ इंडियाज नेशनल मूवमेंट है, तो वो जो है बेसिकली देखे जा सकते हैं कि इस मूवमेंट को देख के लोगों के प्रति, लोगों का एक तरह से बेसिकली जो स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ गांधी है, गांधी का जो आइडिया है दैट अल्टीमेटली बिकेम द नेशनल मूवमेंट आफ्टर द अराइवल ऑफ हिम, ठीक है। तो वो आइडिया जो है कहाँ गया, चंपारण तक भी गया, ठीक है। और उसके बाद जो है नेशनल मूवमेंट, जैसे अर्ली नेशनल मूवमेंट चल रही थी इस समय पे, लेकिन 1920s का जो रेवोल्यूशनरी फेज है या गांधीयन फेज बोल लें 1915 से 25 के बीच का, तो वो जो है वहां पे जो है ये चीज क्या है, लिंक होती है, राइट। ड्रास्टिक डिक्रीज इन कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स, तो इस तरह की कोई चीज नहीं हुई थी, कोई ड्रास्टिक डिक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेशनल कैरेक्टर जो है इससे मिला था इस मूवमेंट को। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन 1920 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू स्वराज सभा। 2018 का क्वेश्चन है, देखिए सेम टॉपिक से यूपीएससी का। स्वराज्य सभा जो है किसने नाम रख लिया था 1920 में, ठीक। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑल इंडिया होम रूल लीग है, हिंदू महासभा है, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन है एंड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है, ठीक है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे जो ऑल इंडिया होम रूल लीग था, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, तो बीजी तिलक की जो है क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है द सेम डे 1 अगस्त 1920 को, जिस दिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू होना था, ठीक है। ऑल इंडिया होम रूल लीग ही ऑर्गेनाइजेशन थी, बिकॉज स्वराज जो है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, एक बहुत पॉपुलर जो है सेइंग है बाय बाल गंगाधर तिलक। तो स्वराज्य सभा जो है यहाँ से आया बिकॉज हिज आइडिया ऑफ स्वराज दैट हैज लेड द नेशन फॉर ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स, जिसमें वो एक्टिवली जो है नेशनल मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट करा। तो स्वराज्य सभा वहां से आया, स्वराज्य सभा इसको नाम दिया गया ऑल इंडिया होम रूल लीग को, ठीक है। ये 1920 की बात है, याद रखिएगा। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू। अब देखिए 2017 में आपको यही क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि डायरकी क्या है, सिंपल सा। अभी हमने डायरकी पे देखा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट, कौन कौन से ट्रांसफर्ड, कौन कौन से रिजर्व, कौन एडमिनिस्टर करेगा ट्रांसफर्ड को, कौन एडमिनिस्टर करेगा रिजर्व सब्जेक्ट्स को। तो अब यहाँ पे देख लो अकॉर्डिंगली डायरकी का मतलब यही होता है, डबल गवर्नमेंट, 2 हाउसेज, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज, बिल्कुल 2 कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर दिया जो प्रोविंसेस के पास सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्योंकि 1919 के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है, इस समय प्रोविंसेस में डायरकी का जो है बात हो रही है, तो रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट, ये 2 चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा सिंगल लाइनर क्वेश्चन था, 2016 का ये क्वेश्चन है। द Montagu-Chelmsford proposals were related to, simplest of the questions, Montagu-Chelmsford reforms या proposals, ये किसको बोला जाता है? ये वही प्रपोजल्स थे जिन्होंने अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो बना, वो किसकी आउटकम थी? इन्हीं Montagu-Chelmsford प्रपोजल्स की आउटकम थी, राइट। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्या था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सोशल रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म, रिफॉर्म इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एज अ होल। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आप इस तरह से इसको कह सकते हैं, ये थे। बिकॉज ये जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935, ये एक तरह से उस समय पे भारत के लिए संविधान का काम करते थे, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है इनको बोला गया। बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2015 में एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है। दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड, क्या डिफाइन किया इसने? सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, इस तरह की कोई बात नहीं थी। ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, द पावर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया एंड द वायसराय, ये तो पहले डिफाइंड था। नन ऑफ द अबव, ये वाला स्टेटमेंट सही है। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट,
सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो जुरिसडिक्शन है या जो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, वो यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलता है कि इसको जो है क्लियरली डिफाइन करा जाता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पे सेंटर एडमिनिस्टर करेगा, कौन कौन से पे प्रोविंसेस एडमिनिस्टर करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है जी, और देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए सेम 2015 में अगेन एक क्वेश्चन इसी टाइम पीरियड से पूछा गया है रॉलेट सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रॉलेट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है ये। तो अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है द रॉलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सेडिशन कमेटी। बिल्कुल सही है, सेडिशन कमेटी जिसको जो है सर सिडनी रॉलेट इनका पूरा नाम था, इन्होंने हेड करा था, तो उनकी रिकमेंडेशन पे ही रॉलेट एक्ट बना था। 1919 की ये बात है। द रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राइड टू यूज द होम रूल लीग। यस, महात्मा गांधी यहाँ पे क्या करते हैं कि जो होम रूल लीग था, बिकॉज होम रूल लीग जो मूवमेंट थी जस्ट प्रायर टू दिस रॉलेट एक्ट के आने से जस्ट पहले उस समय तक, तो एक मास स्केल पर आइडिया स्प्रेड करने का जो चैनल था वो होम रूल मूवमेंट था। ठीक है, एक तरह से जो मास मोबिलाइजेशन थी वो किसके थ्रू हो सकती थी, होम रूल लीग मूवमेंट के थ्रू हो सकती थी। तो होम रूल लीग्स का यूज करा महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह को क्या करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये दूसरी। अब देखो एलिमिनेशन से करके देखते हैं। पहली ठीक है, दूसरी ठीक है, करेक्ट पूछा है ना, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। पहली और दूसरी ठीक है, तो पहली और दूसरी के दो ऑप्शन है, मतलब सी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो पहली दूसरी और तीसरी। अब ये क्वेश्चन इस तरह का है कि आपको तीनों स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद रॉलेट सत्याग्रह। बहुत आसान। डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट साइमन कमीशन कब देखने को मिलती है, 1928 में देखने को मिलती है। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ, 1919-20 में हुआ। तो कोइंसाइड कैसे कर सकती हैं ये, है ना, ये चीज है। तो तीसरी स्टेटमेंट तो ओवरराइड जो है रिजेक्ट हो जाती है ये, तो एक ही आंसर बचता है हमारे पास, दैट इज 1 and 2 ओनली। दो स्टेटमेंट्स जो हैं इसकी बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, subsequent to which one of the following events Gandhi ji consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from all spheres, decided to include upliftment of Harijan in his political and social program। very इजी क्वेश्चन ये देखिए। अब यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड चेंज हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड अदर इवेंट्स पे अब हम आ गए। ठीक है, तो ये 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया था ये, ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 74 था ये। तो इसमें बेसिकली क्या कहा गया है कि महात्मा गांधी जो हैं कंसिस्टेंटली उन्होंने अपोज करा अनटचेबिलिटी को और एरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी फ्रॉम ऑल स्फीयर्स ऑफ द सोसाइटी, इस पे उन्होंने बात करी। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कब उन्होंने डिसाइड करा अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन जो है वो करेंगे, और इस ये किसका पार्ट होगा, उनका जो पॉलिटिकल एंड सोशल कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम बेसिकली जो है उसके अंडर जो है इसको डाला गया। ठीक है, तो देखिए इसकी फॉर्मरली जो इस तरह से शुरुआत होती है वो होती है 1933 से, विच इज राइटली आफ्टर दी पूना पैक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूना पैक्ट के बाद, बात समझ गए। इसी समय पे हरिजन पत्रिका भी महात्मा गांधी ने लॉन्च करी। तो पूना पैक्ट बेसिकली क्या था, 1932 में साइन होता है पूना पैक्ट, जो डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो बात करी गई थी बाय रैमजी मैकडोनाल्ड, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट दैट टाइम। तो उसको महात्मा गांधी अपोज करते हैं। महात्मा गांधी बिकॉज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करा था उन्होंने लंदन से आके, तो उनको जो है पूना में उस समय पे यरवड़ा जेल है पूना में, तो वहां पे रखा गया था। तो वहां पे वो क्या करते हैं, जब ये डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने की अनाउंसमेंट होती है, तो महात्मा गांधी उसके अगेंस्ट में जो है फास्ट अनटू डेथ जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू अपीज हिम एक पैक्ट जो है बी.आर. अम्बेडकर जो कि रिप्रेजेंटेटिव थे डिप्रेस्ड क्लासेस के, उनके और महात्मा गांधी के बीच में एक एग्रीमेंट जो है वो रीच होता है। उस एग्रीमेंट को, बिकॉज इट वाज साइंड इन पूना, सो इट वाज पूना पैक्ट, यरवड़ा जेल इन पूना, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फॉर्मरली उनका जो सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम था उसमें हरिजन अपलिफ्टमेंट जो है वो 1933 से शुरू होती है, आफ्टर दी राइटली आफ्टर दी पूना पैक्ट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है ये भी, देखिए सेम टॉपिक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब 1926 से 32 के इवेंट्स हैं। तो सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन इज द फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय महात्मा गांधी एट द टाइम ऑफ। कब महात्मा गांधी ने कहा था ये कि सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बात है बेसिकली दांडी। दांडी जब पहुंचते हैं महात्मा गांधी, 6 अप्रैल की बात है ये, 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी कहाँ थे, दांडी में थे।
तो जब वो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं वहां पे, उस समय पे ये स्टेटमेंट उन्होंने कही थी कि सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। पब्लिकली वायलेटिंग सॉल्ट लॉ इन डांडी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत माना जाता है इस चीज को, ठीक है ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इस समय पे क्या हुआ था, शुरू हुआ था किस एक्ट से, बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। आपको पता है 1882 का एक सॉल्ट एक्ट था जिसके तहत जो इंडियंस जो है वो सॉल्ट जो है नहीं बना सकते थे, उसको उन्होंने ब्रेक करा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। राइटली सो। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, अगेन सेम टॉपिक से 2020 में देखते हैं क्या क्वेश्चन आया हुआ है। तो द गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। अब महात्मा गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट हुआ था, अगर आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब वो क्या पैक्ट था, उसमें क्या क्या थे एक बार देख लेते हैं। पहला, इनविटेशन ऑफ कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल गांधी इरविन पैक्ट से, बिकॉज पहली जो आरटीसी था उसको बाइकआउट कर दिया कांग्रेस ने। तो पैक्ट जब होता है साइन, उसके बाद तो महात्मा गांधी या कांग्रेस एग्री करती है टू ज्वाइन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस दैट वर टेकिंग प्लेस इन लंदन। दूसरा, विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, ये भी महात्मा गांधी ने बात करी थी, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय पे जो भी ऑर्डिनेंसेस जो है वॉइसराय ने जो समय पे निकाले हैं, उनको सबको क्या कर दिया जाए, विड्रॉ कर लिया जाए। एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस। अब एक महात्मा गांधी ने यहाँ पे ये भी बात करी थी कि जो पुलिस ने ब्रुटैलिटी करी है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय पे, उनकी इंक्वायरी बिठाई जाए। तो इसको रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने, किसने, इरविन ने, या जो सरकार थी। तो इसको एक्सेप्ट नहीं करा था, दिस थिंग वाज रिजेक्टेड कि नहीं, इंक्वायरी नहीं होगी। रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज्ड विद वायलेंस। बिल्कुल सही बात है, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको जो है रिलीज कर दिया जाए, ये महात्मा गांधी की डिमांड थी गांधी इरविन पैक्ट में। बट इरविन कहते हैं कि सिर्फ उन्हीं प्रिजनर्स को जो है क्या किया जाएगा, सिर्फ उन्हीं प्रिजनर्स को जो है छोड़ा जाएगा जो कि क्या है, जिन्होंने कोई वायलेंट एक्ट नहीं करा है। दोज हु आर चार्ज्ड ऑफ वायलेंस विल नॉट बी कन्विक्टेड, विल नॉट बी क्या कहें इसको, विल नॉट बी रिलीज्ड। तो उनको रिलीज जो है वो नहीं कहा जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो तीन स्टेटमेंट्स ठीक हैं, तो लगा लो हिसाब। फिर तीसरी स्टेटमेंट गलत है ना इसमें, तो तीसरे को एलिमिनेट कर दो। सी ऑप्शन भी गया, डी ऑप्शन भी गया, पहले में एक ही स्टेटमेंट है। 1 2 और 4, 1 2 और 4, एक ही ऑप्शन बचता है। ये भी आराम से एलिमिनेशन से ये क्वेश्चन निकल सकता था हमारा, ठीक है जी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बाकी हम फिर नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। दिस क्वेश्चन नंबर 15 इज, with reference to British colonial rule in India, consider the following statements. Mahatma Gandhi was instrumental in abolishing the system of endangered labor. 2019 का ये क्वेश्चन है। इंडेंजर्ड लेबर के लिए महात्मा गांधी ने जो है काम करा था 1917 के आसपास। बिल्कुल सही बात है, ये पहली स्टेटमेंट सही है, ठीक है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड्स वॉर कॉन्फ्रेंस, महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्टेड द रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस टू द वर्ल्ड वॉर। ये गलत है, बिकॉज जो वर्ल्ड वॉर 1 था, वर्ल्ड वॉर 1 में महात्मा गांधी एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द नेशनल लीडरशिप, एग्रीड टू सपोर्ट द कॉज ऑफ द ब्रिटिश इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है, दूसरी को एलिमिनेट कर दो। एक ऑप्शन चला गया, 2 चला गया, 3 चला गया, देखो क्वेश्चन खत्म। तीसरी स्टेटमेंट डेट मीन सही ही है। कंसिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ साल्ट लॉ, इंडियन पीपल, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द कॉलोनियल रूलर्स। यस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या कर दिया गया था, इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है जी। तो ये एलिमिनेशन से निकल जाता है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए था कि आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में उल्टा होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नेशनल लीडरशिप है इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, दे सपोर्टेड द ब्रिटिश, द कॉज ऑफ द ब्रिटिश। एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें, सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, तो वहां पे उन्होंने क्या करा था, सपोर्ट नहीं करा था, अगेंस्ट, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बचता है, कौन सी स्टेटमेंट एलिमिनेट होती है, दूसरी, 2 2 2, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे जी 15 क्वेश्चन हमारे आज के। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट। कीप स्टडीइंग एंड कीप वाचिंग अस। थैंक यू सो मच।